हेलो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है असेसमेंट ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। देखो, इस चैप्टर में जो आपको बात ध्यान रखनी वो ये है कि जब भी किसी पर्सन द्वारा बिजनेस या प्रोफेशन बंद किया जाएगा, डिसकंटिन्यू किया जाएगा, तो उस केस में जब भी वो जिस पर्टिकुलर फिनेंशियल ईयर के अंदर बिजनेस बंद करेगा, तो बिजनेस बंद करते वक्त किन बातों को उसको ध्यान में रखना है, यानी क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, और जिस पर्टिकुलर फिनेंशियल ईयर में उसका बिजनेस या प्रोफेशन बंद हो रहा है, उस पर्टिकुलर फिनेंशियल ईयर की टैक्सेबल इनकम कैसे निकलेगी और उस पर किस टैक्स रेट से टैक्स लगाया जाएगा एओ द्वारा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले असेसमेंट। असेसमेंट मीन्स डिटर्मिनेशन, या आप कह सकते हो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। टोटल इनकम यानी टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी निकालने को हम बोलते हैं असेसमेंट। सिंपली, मोटा मोटी, सबसे पहले तो एसएससी खुद अपना असेसमेंट करता है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। वो खुद से अपनी टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करता है, डिटरमाइन करता है। उसके बाद वो अपनी आईटीआर फाइल करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न, एक परफॉर्मा होता है जिसके अंदर वो बताता है डिपार्टमेंट को कि मेरी इस पर्टिकुलर फिनेंशियल ईयर के अंदर इतनी मेरी ग्रॉस टोटल इनकम है, इतनी मैंने डिडक्शन ली, इतनी मेरी टैक्सेबल इनकम आई, इस पे मैंने टैक्स, इतना मेरा टैक्स निकल के आया, और मैंने इतना टैक्स एडवांस में पे कर रखा है या टीडीएस के रूप में पे कर रखा है, इतना मेरा बनता है, इतना मैंने पे कर दिया है। तो ये सब बातें होती आईटीआर के अंदर। तो पहले एसएससी खुद अपना असेसमेंट करता है, उसके बाद डिपार्टमेंट उसका असेसमेंट करता है, आईटीआर को प्रोसेस करता है, एग्जामिन करता है एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से। डिसकंटिन्यूड बिजनेस, कंप्लीट सेसेशन ऑफ बिजनेस। जब बिजनेस पूरे तरीके से बंद हो जाएगा उसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूड बिजनेस, यानी डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, कंप्लीट सेसेशन होना। फॉर एग्जाम्पल, जब एक पार्टनरशिप फर्म का डिजोल्यूशन होता है, प्लीज़ नोट द वर्ड मैंने बोला है डिजोल्यूशन, यानी कंप्लीटली जब एक फर्म डिजोल्व होती है तब उसको बोला जाएगा कि फर्म जो है उसका बिजनेस डिसकंटिन्यूड हो चुका है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम। मिस्टर राम हैं, मिस्टर राम के मान लो 3 यूनिट, या आप मान लो 3 प्रोडक्ट है, 3 प्रोडक्ट में डील करते हैं मिस्टर राम, और एक प्रोडक्ट जो एक्स है, इस प्रोडक्ट से मिस्टर राम को लॉस हो रहा है, यानी ये जो प्रोडक्ट है मिस्टर राम के लिए अनप्रॉफिटेबल है। तो मिस्टर राम चाह रहे हैं क्यों ना इसको ड्रॉप कर दे। तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जब ड्रॉप किया जाता है, बंद किया जाता है, तो उसको डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस नहीं बोला जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पूरा बिजनेस जब बंद होता है तब उसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूड ऑफ बिजनेस। मद्रास हाई कोर्ट ने एक बात बोली, उन्होंने कहा कि जॉइंट फैमिली यानी परिवार के कुछ सदस्य मिलकर जब बिजनेस करते हैं और उनका जब डिवीज़न होता है, पार्टीशन होता है, यानी जब बंटवारा होगा उनका, तो एक बार डिवीज़न हो गया तो ये मान लिया जाएगा कि उनके बिजनेस का डिसकंटिन्यूएंस हो चुका है। भले ही बाद में वो सेम प्रेमाइस यानी सेम जगह पे जहाँ पहले वो बिजनेस करते हैं दोबारा उसी जगह पे बिजनेस करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार डिवीज़न हो गया, पार्टीशन हो गया, तो मान लिया जाएगा इनका डिसकंटिन्यूस हो गया और इनकी इनकम निकाली जाएगी और उस पर टैक्स लगाया जाएगा। ऐसे ही प्रोफेशन में होता है। प्रोफेशन देखो कौन करता है, जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री होती है, जैसे सीए, सीएस, सीएमए, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ठीक है। तो एबीसी फर्म जिनके अंदर
ए और बी सी नाम के ये पर्सन है जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री है, तो ये प्रोफेशन में चाहे तो रह सकते हैं और चाहे तो डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है इनके स्टेट ऑफ माइंड पे। मोटा मोटी बात ये है कि प्रोफेशन के केस में जो मेरली सस्पेंड प्रैक्टिस होती है उनको हम डिसकंटिन्यूएंस ऑफ प्रोफेशन नहीं कह सकते, क्योंकि ये लार्जली डिपेंड करता है पर्सन के स्टेट ऑफ माइंड पे। जैसे एक एडवोकेट डिसकंटिन्यू कर लेता है अपना प्रोफेशन जब वो अपॉइंट होता है एक जज के रूप में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ही उसका रिटायरमेंट होगा तो रिटायरमेंट के बाद वो चाहे तो ही में रिज्यूम हिज प्रैक्टिस, वो अपनी प्रैक्टिस दोबारा से स्टार्ट कर सकता है। तो प्रोफेशन के केस में अगर टेम्परेरी अपनी प्रैक्टिस को सस्पेंड किया जा रहा है, थोड़ी देर के लिए रोका जा रहा है, तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूस नहीं है। उसके बाद सेक्शन 176 के अंदर बोला गया कि जब भी किसी बिजनेस या प्रोफेशन का डिसकंटिन्यूस होता है, वो डिसकंटिन्यू होगा यानी बंद होगा, तो ऐसे केस में जो एओ होता है यानी असेसिंग ऑफिसर जो है ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के एक अथोराइज ऑफिसर होते हैं जिनके पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है। मतलब ये अपने सूझबूझ से असेसमेंट करेंगे उस पर्सन का जिसका बिजनेस या प्रोफेशन बंद हो गया। बात जो ध्यान में रखनी यानी कौन सा प्रोसीजर उनको फॉलो करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। एक एग्जांपल लिया है मैंने बड़ा स्वीट सा। यहाँ पर है मिस पायल है, इनकी एक टेक्सटाइल फैक्ट्री है। मिस पायल जिनकी एक टेक्सटाइल फैक्ट्री है। अब मिस पायल ने अपनी जो ये फैक्ट्री है ये स्टार्ट की थी 1 अप्रैल 2016 को। और जैसा इन्होंने एक्सपेक्ट किया था उतना इनको रिटर्न मिला नहीं इस टेक्सटाइल फैक्ट्री से। तो मिस पायल ने डिसाइड किया कि बिज़नेस इतना अच्छा चल नहीं पा रहा है तो थोड़ा बिज़नेस को क्यों ना डिसकंटिन्यू कर लिया जाए। तो मिस पायल ने डिसाइड किया कि 30 जून 2019 से मैं अपना बिज़नेस को डिसकंटिन्यू कर लूँगी। तो इनको जो प्रोसीजर फॉलो करना है, पहली बात तो ये कि 30 जून 2019 को इन्होंने डिसाइड किया कि इस डेट से ये बिज़नेस डिसकंटिन्यू कर लेगी। तो 15 दिन के अंदर इनको एओ यानी असेसिंग ऑफिसर को नोटिस देना होगा कि मैं अपना बिज़नेस जो टेक्सटाइल फैक्ट्री है उनको बंद कर रही हूँ इस पर्टिकुलर डेट से विद इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट। तो 15 दिन के अंदर एक नोटिस देना होगा मिस पायल को। ये नोटिस जाएगा एओ के पास, असेसिंग ऑफिसर के पास। यानी मोटा मोटी बोलूँ कि 30 जून को अगर बिजनेस बंद हो रहा है इस डेट से तो 15 दिन यानी 15 जुलाई तक इनको नोटिस देना होगा असेसिंग ऑफिसर को। अगर मिस पायल ऐसा नहीं करती है तो इनके ऊपर लग जाएगी पेनल्टी अंडर सेक्शन 272A के तहत 100 रुपीज़ फॉर एवरी डे, 100 रुपये हर दिन के पेनल्टी के रूप में इनको पे करने पड़ेंगे अगर इन्होंने नोटिस नहीं दिया कि ये जो बिज़नेस ये बंद कर रहे हैं 30 जून 2019 से। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो असेसिंग ऑफिसर है ये इनको बोलेंगे कि आपने जब बिज़नेस बंद किया 30 जून 2019 से बिज़नेस बंद कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पर्टिकुलर फिनेंशियल ईयर की एक रिटर्न, मैंने आपको बताया रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करें। कम से कम 7 दिन का टाइम दिया जाएगा इनको। अगर एओ को लगता है जेन्युइन केस तो वो इस पीरियड को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो वो इनके ऊपर डिपेंड करता है, यानी एओ के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एओ के पास डिस्क्रिशनरी पावर है असेसमेंट करने की।
पहली बात तो मैंने आपको बताई कि नोटिस देना है 15 दिन के अंदर, नहीं दिया तो पेनल्टी लग जाएगी 100 रुपये हर दिन के हिसाब से। दूसरी बात, अब बिज़नेस स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 16 को, तो और जो बिज़नेस बंद हो रहा है वो 30 जून 2019 को हो रहा है, यानी 19-20 में बंद हो रहा है। तो इससे पहले यानी 31 मार्च 2019 यानी 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक असेसमेंट अलग से होगा। आपको ही पता है ये बात तो, कि अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 का जो असेसमेंट ईयर होगा 19-20 होगा, यानी 18-19 में कमाया 19-20 में पे करना पड़ता है, जनरल रूल है, आपको ही पता है। तो 18-19 की इनकम पे जो टैक्स रेट अप्लीकेबल होंगे वो असेसमेंट ईयर 19-20 के हिसाब से होंगे। ये एक पहला असेसमेंट होगा उनका। दूसरा असेसमेंट जो होगा वो होगा 1 अप्रैल 2019 से 30 जून 2019 तक। इस पर जो टैक्स रेट लेवी होंगे, जो लगेंगे वो लगेंगे असेसमेंट ईयर 20-21 की। अब कॉमन सी बात है, अगर मान लो कि बिजनेस बंद भी नहीं होता तो 1 अप्रैल 2019 से 30 जून 2019 यानी जो फाइनेंशियल ईयर है वो 19-20 यानी प्रीवियस ईयर 19-20 है। अगर बिजनेस बंद नहीं भी होता तो भी इन पर जो टैक्स रेट लेवी होते वो असेसमेंट ईयर 20-21 के अकॉर्डिंग ही होते। तो यहाँ पर जो टैक्स रेट है वो एडवांस टैक्स रेट अप्लीकेबल हो जाएंगे। एओ इनके 2 असेसमेंट कर देंगे, ये बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो रिसिपिएंट होता है ना, जिसको इनकम रिसीव हो रही है, उसके हाथ में हमेशा जो इनकम मानी जाएगी वो रेवेन्यू नेचर की मानी जाएगी। सम रिसीव्ड आफ्टर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, उस पर टैक्स लगेगा अकॉर्डिंगली। ऐसे ही अगर प्रोफेशन डिसकंटिन्यू हो रहा है तो जो रिसिपिएंट होगा यानी जिसको भी इनकम मिलेगी उस प्रोफेशन से, उस पर टैक्स लग जाएगा अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर प्रोफेशन जो है वो डिसकंटिन्यू हो रहा है डेथ या रिटायरमेंट की वजह से, तो ऐसे केस में ध्यान रखना कि अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो मेंटेन होते हैं, प्रिपेयर होते हैं कैश बेसिस पे, मतलब कैश जब आएगा तो ही एंट्रीज होती है। एक एक्रूल होता है वो आपको पता है, जिस पर्टिकुलर का खर्चा होता है इनकम हम बुक करते हैं, लेकिन कैश बेसिस में क्या करते हैं, जब तक कैश आए या जाए तभी उसके अनुसार ही एंट्री होती है बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो क्या बोला कि अगर प्रोफेशन डिसकंटिन्यू होता है डेथ या रिटायरमेंट की वजह से, और बाद में जो कॉमन सी बात है जो प्रोफेशन कर रहा है उसकी डेथ हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए कि, तो डेथ के केस में तो जो इनकम है वो उसके लीगल हेयर्स को मिलेगी, यानी कैश बेसिस सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो हो सकता है कोई पार्टी, कोई क्लाइंट ऐसे हैं जो उनकी डेथ के बाद इनकम देगा, वो इनकम टैक्सेबल होगी एज पर्सनल इनकम, जो लीगल हेयर्स की पर्सनल इनकम मांग के उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 177 कहता है कि अगर कोई एओपी यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अब देखो एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है वो सेक्शन 2 क्लोज 31 में डिफाइन है, जिसके अंदर बताया गया है कि पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल एचयू ऑफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कंपनी फर्म लोकल अथॉरिटी, ये आपको पता होना चाहिए। तो मान लो कि एक्स वाई और एक कंपनी है एक्स वाई जेड, ये तीनों मिलके बिजनेस करे तो इसको बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ऐसे ही अगर एक्स वाई जेड अगर कोई फर्म मिलके बिजनेस करे तो एओपी। कहने का मतलब ये है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन में पर्सन जो है उसके अंदर कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल एचयू ऑफ एओपी बीवाई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फर्म कंपनी लोकल अथॉरिटी कोई भी हो सकता है, मिलके बिजनेस करे उसको हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अगर इस एसोसिएशन ऑफ पर्सन का डिसोल्यूशन हो जाए या ये डिसकंटिन्यू कर ले बिजनेस को, तो ऐसे केस में एओ करेगा असेसमेंट, और एओ जो असेसमेंट करेगा यानी जो असेसिंग ऑफिसर है वो जो असेसमेंट करेगा वो ये मान के करेगा कि इनका जो बिजनेस है वो डिसकंटिन्यू हुआ ही नहीं है, नॉर्मल तरीके से असेसमेंट कर देगा, और नॉर्मल प्रोविज़न इनकम टैक्स के अप्लाई होंगे और पेनल्टी भी अप्लीकेबल हो जाएगी। अगर एओपी
अगर गिल्टी पाया गया यानी जिम्मेदार कसूरवार पाया गया तो यहाँ पर एओ यानी जो सीआईटी अपील है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, ये सीबीडीटी की हिरार्की मैंने एक चैप्टर पढ़ा रखा है आपको। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ में ये ऑफिसर्स होते हैं सीआईटी अपील जो सिर्फ अपील सुनते हैं। तो यहाँ पर बोला कि जो सीआईटी अपील है वो एओपी के ऊपर डायरेक्टली पेनल्टी लगा सकते हैं, डायरेक्टली पेनलाइज कर सकते हैं अगर वो गिल्टी फाउंड हुआ तो। उसके बाद सेक्शन 178, अगर कंपनी का हो जाए लिक्विडेशन यानी कंपनी हो जाए इंसॉल्वेंट तो उसका हो जाएगा लिक्विडेशन। तो कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम तो उसके लिए अपॉइंट किया जाता है लिक्विडेटर को। अब ये या तो कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू होंगे अदरवाइज। अब अभी फिलहाल हम उस डीप में नहीं जाएंगे कि लिक्विडेटर अपॉइंट कैसे होंगे क्योंकि अलग मुद्दा है। एक टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि कंपनी का जब लिक्विडेशन होगा तो आपको पता है कंपनी की बैलेंस शीट होती है जिसके अंदर लायबिलिटीज़ कैपिटल होते हैं और एसेट्स होते हैं। तो कंपनी जब लिक्विडेट होगी, कंपनी का जब बिजनेस ही बंद हो जाएगा, जब कंपनी दिवालिया हो जाएगा तो उसके लिए लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है। क्यों? कि इनकी एसेट्स को सेल कर दे, लायबिलिटीज़ की पेमेंट कर दे और टैक्स की पेमेंट कर दे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो कंपनी द्वारा पेएबल है। तो यहाँ पर लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है एसेट्स को सेल करने के लिए, लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए। बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि लिक्विडेटर जो अपॉइंट होगा कोर्ट ऑर्डर या किसी और माध्यम के थ्रू, वो लिक्विडेटर अपने अपॉइंटमेंट के बारे में एओ को बताएगा कि हुजूर मैं एज ए लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ हूँ इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, XYZ कंपनी के लिए। तो यहाँ पर एओ को वो नोटिस देगा 30 दिन के अंदर, जैसे उसका अपॉइंटमेंट होगा एक ऑफिशियल लिक्विडेटर के रूप में, तो लिक्विडेटर 30 दिन के अंदर नोटिस देगा एओ यानी असेसिंग ऑफिसर को कि मेरा अपॉइंटमेंट हो गया है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। जो भी इसका जो लिक्विडेशन प्रोसेस होगा वो पूरा मेरे द्वारा होगा। अब देखो एओ पे डिपेंड करता है। एओ चाहे तो इंक्वायरी कर सकता है, इससे कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकता है, कोई इन्फॉर्मेशंस के लिए इनको बुला सकता है। उसको लगता है कि ये फिट बंदा है तो एओ अपनी कंसेंट देता है, एओ नोटिफाई करता है, एओ भी नोटिफाई करेगा और एओ को 3 महीने के अंदर, यानी मान लो कि लिक्विडेटर ने अपना नोटिस दिया अपॉइंटमेंट का, वो दिया 31 मार्च 2019 को, तो एओ को लगता है कि सही बंदा है, उसने इंक्वायरी कर ली, कुछ पूछना था पूछ लिया, तो उसको लगता है तो 3 महीने के अंदर यानी 30 जून 2019 तक वो लिक्विडेटर को एक नोटिफाई करेगा, उसको नोटिस देगा, उसको बोलेगा कि आप एक टैक्स अमाउंट जो है वो अलग से रखना है आपको, जो कंपनी द्वारा पेमेंट करनी थी, वो टैक्स अमाउंट आपको अलग से रखना है। ये एओ लिक्विडेटर को बोल देता है नोटिस के थ्रू। जो बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि लिक्विडेटर जो होगा वो नोटिफाई अमाउंट को साइड में रख देगा, जो भी एओ ने बोला है नोटिफाई अमाउंट वो साइड में रख देगा टैक्स के अमाउंट को, और लिक्विडेटर के पास कोई ये राइट नहीं होगा, कोई अधिकार नहीं है कि वो कंपनी जिसका लिक्विडेशन हो रहा है उसकी एसेट्स और यानी प्रॉपर्टीज़ जो है, एसेट्स प्रॉपर्टी जो है उसको अपने पास रखे। वो अपने पास तभी रख सकता है जब टैक्स लायबिलिटी से रिलेटेड एओ उसको नोटिफाई कर दे। कि जब तक एओ नोटिफाई नहीं करेगा तब तक लिक्विडेटर अपने पास कंपनी की एसेट्स प्रॉपर्टीज़ को नहीं रख सकता। सिर्फ वो तभी रखेगा जब उसने राय ली है, कंसेंट ली है, ओपिनियन ली है, किसकी? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ में बड़े ऑफिसर्स होते हैं, उनकी अगर ओपिनियन है तो ही लिक्विडेटर जो है वो एसेट्स प्रॉपर्टीज़ को अपने पास रख सकता है। लेकिन किस लिए, किस पर्पज़ के लिए रख सकता है? फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, पेमेंट टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स
और कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, यानी लिक्विडेटर एसेट्स प्रॉपर्टी को रख सकता है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की ओपिनियन से टैक्स लायबिलिटी के पेमेंट करने के लिए, सिक्योर क्रेडिटर्स की पेमेंट करने के लिए, कंपनी का जब वाइंडिंग अप होगा तो उस पर जो खर्चे लगते हैं उनकी पेमेंट करने के लिए वो एसेट्स या प्रॉपर्टीज़ को अपने पास रख सकता है। अगर लिक्विडेटर जो है वो फेल हो जाता है किसी कारणवश, तो उसके लिए वो पर्सनली लायबल होगा, यानी टैक्स की पेमेंट करने के लिए वो पर्सनली लायबल हो जाएगा। अगर किसी केस मान लो कि एक से अधिक लिक्विडेटर अपॉइंट हुए हैं, तो ऐसे केसेस में या तो जॉइंटली दोनों या फिर अलग अलग तरीके से वो लाइबल हो जाएंगे टैक्स की पेमेंट करने के लिए। तो ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।